ये है एप्पल का ऊपरी चेहरा जिसे हम जानते हैं, लेकिन इसके पीछे एक ऐसा चेहरा भी छुपा है जिसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा। The new iPhone 14, Apple becoming the first publicly traded company in the world to hit $1 trillion in net worth. Do you need the new iPhone or can you just get a software upgrade on your current phone? जब भी एप्पल के डार्क साइड के बारे में बात करा जाता है तो कहा जाता है कि वो महंगा है, वो लोगों को लूट रहा है, लेकिन बात इससे काफी ज्यादा आगे निकल चुकी है। एप्पल ने अपने मैक लाइनअप को पूरा चेंज कर दिया है। न्यू बॉक्सी एंड नॉच वाला डिजाइन इन ऑल द मैकबुक्स। इवन iMac और मैक स्टूडियो भी बॉक्सी डिजाइन में है। डिजाइन लैंग्वेज जो एप्पल से अच्छा आज कोई भी नहीं कर रहा, लेकिन इन्हीं सब के बीच ये प्रोडक्ट निकल कर आता है। 2022 में लॉन्च हुआ मैकबुक का ये डिजाइन मैकबुक लाइनअप में 2016 से है। तो इसे देखकर मेरे दिमाग में पहला सवाल आया कि जब एप्पल इंटेल से जुड़ी सारी यादों को मिटाना चाहता है तो फिर ये डिजाइन आज तक क्यों? दूसरा कि एप्पल ने अपने आईफोन्स के साथ ऐसा क्यों किया कि आज एक नॉन टेकी इंसान भी iPhone 14 को किसी को भी रिकमेंड नहीं करेगा, नॉन प्रो वाले को। वेल, एप्पल को इस मुकाम तक लाने में सबसे बड़ा हाथ रहा है हमारे टिम भैया का। टिम कुक ने वो करके दिखाया है जो स्टीव जॉब्स शायद कभी भी नहीं कर पाते, क्योंकि स्टीव सर थे हमारे इनोवेटिव इंसान और टिम भैया है प्योर गुज्जू, यानी कि एक बिजनेसमैन। यकीन नहीं होता तो एक बार ये डेटा देखो। 2015 के बाद से आईफोन्स की सेल लगातार गिरती जा रही है। हाँ, 2021 में सेल अचानक से बूस्टअप हुई थी, लेकिन उसका रीजन है कोविड। घर पे बैठे बैठे लोगों ने एक्स्ट्रा इनकम के तरीके निकाल लिए, किसी ने एक्स्ट्रा सेविंग कर ली, तो किसी ने सिर्फ खुन्नस के अंदर जैसे ही लॉकडाउन खुला कुछ नई चीज खरीदने के चुल में आईफोन्स खरीद लिए। लेकिन ओवरऑल अगर हम ट्रेंड को देखें तो आईफोन्स की सेल गिरती जा रही है। अब एक और बात, इस वीडियो को जो आप देखोगे इसमें जो भी डेटा दिखाया जा रहा है, जो भी बातें करी जा रही हैं, उसको कुएं के मेंढक बन के मत देखना। एप्पल के लिए इंडिया अभी इसके सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ किसी भी नंबर के मार्केट प्लेस में नहीं आता। तो आईफोन्स की सेल्स गिर रही है, लेकिन कंपनी को चाहिए प्रॉफिट, वो प्रॉफिट जो साल दर साल बढ़ता रहे। तो यहाँ पर किया क्या जा सकता है? आईफोन्स के दाम बढ़ा दो, लेकिन वो कंपनी नहीं कर सकती, क्योंकि अभी का जो प्राइस है अगर इससे ज्यादा बढ़ा दिया तो आईफोन्स के प्राइस लिटरली अनरीजनेबल हो जाएंगे। लोगों को एक वैलिड रीजन मिल जाएगा आईफोन्स पर न स्विच करने का। और वैसे भी दाम बढ़ाना क्यों जब एप्पल को उसका प्रॉफिट मिल रहा हो? सेल्स के डाउन होने के बावजूद सरप्राइजिंगली जो प्रॉफिट है वो अभी भी लगातार बढ़ता जा रहा है, और बिलीव मी ये आगे भी बढ़ता जाएगा थैंक्स टू दिस गाय, जो इस प्रॉफिट ग्रोथ को बनाए रखने के लिए बहुत कुछ कर सकता है। सबसे पहले अभी का जो करंट सिनेरियो चल रहा है उसको हम एक बहुत ही रफ डेटा से समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं ये आईफोन 12 $100 का है, $1000 का है। अब इसके इंटरनल पार्ट्स लाइक चिप्स, हैप्टिक मोटर, डिस्प्ले, मदरबोर्ड, कैमरा सेंसर, ये सब कुछ मिलाकर इसका प्राइस रफली आ जाता है $300। बॉडी में जो पीछे ग्लास और साइड में एल्यूमिनियम लगा है उसका प्राइस $50। और इंटरनल और एक्सटर्नल डिजाइन के अंदर जो R&D लगी है, प्लस OS के अंदर जो फीचर दिए गए हैं, उसकी स्टेबिलिटी है, किस तरीके से वो इकोसिस्टम में काम करेगा, तो इन सारी चीज में जो R&D लगी है उसके हम मान लेते हैं $100। इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर लगे $100। शिपिंग, इन्वेंट्री और हर तरह के ट्रांसपोर्टेशन को लगाकर मान लो टोटल प्राइस लग जाता है $100। टोटल हुआ $650। फोन कितने का था? $1000। प्रॉफिट $350 का। अब अगले साल एप्पल लॉन्च करता है आईफोन 13, तो इसके अंदर बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो आईफोन 12 से लिए गए हैं, लेकिन फिर भी नया प्रोसेसर है और कुछ चीजें ऐसी हैं जो नई डाली गई हैं, तो यहाँ पर प्राइस डेफिनेटली पहले जितना तो नहीं रहने वाला। अब मान लेते हैं इन सारे कंपोनेंट्स का प्राइस हो जाता है $200, क्योंकि बॉडी और ग्लास में कोई भी फर्क नहीं है तो इसे $50 ही रखते हैं। R&D वाइज डिजाइन के अंदर तो कुछ भी नहीं करा गया, iOS के अंदर भी ऐसा कोई ग्राउंड ब्रेकिंग फीचर तो नहीं दिया गया है, तो उसका भी प्राइस पहले जितना तो नहीं रहने वाला। मान लेते हैं उसमें कॉस्टिंग आई $50 की। अब मैन्युफैक्चरिंग में क्योंकि यहाँ पर ये ऑलमोस्ट आईफोन 12 ही है, तो यहाँ पर जो असेंबली लाइन पहले लगी हुई थी उसी असेंबली लाइन में थोड़े बहुत चेंजेस करके पूरा प्रोडक्शन किया जा सकता है, तो डेफिनेटली प्रोडक्शन में भी पहले जितना पैसा नहीं लगने वाला। इसमें कॉस्टिंग आई मान लेते हैं $50, और शिपिंग वगैरह में एक बार को मान लेते हैं यूक्रेन वगैरह में जो भी दिक्कत आई है उसकी वजह से थोड़े प्राइसेस बढ़ गए, यहाँ पर हम $150 लगा देते हैं, तो टोटल प्राइस आई $500। फोन अभी भी $1000 का ही बिक रहा है, प्रॉफिट $350 से $500। सेम विद आईफोन 14, और इस बार तो प्रोसेसर और कैमरा सिस्टम पूरा का पूरा सेम है, तो यहाँ पर इंटरनल पार्ट्स में पैसे और भी ज्यादा बच गए, प्रॉफिट रफली $600 का। तो यहाँ पर सेल्स भले ही नीचे जा रही है, लेकिन प्रॉफिट पर यूनिट वो बढ़ता जा रहा है, जिससे ओवरऑल जो प्रॉफिट है उसमें हमें डिक्लाइन देखने को नहीं मिल रहा। अब ये जो सारा गेम है, शायद स्टीव जॉब्स इस गेम को नहीं खेल पाते, क्योंकि उनके लिए कंज्यूमर के लिए प्रोडक्ट बनाया जाता था और इनके लिए कंज्यूमर को प्रोडक्ट बनाया जा रहा है। वो सोचते कि लाइटनिंग केबल कंपनी के लिए अच्छी है, लेकिन कंज्यूमर के लिए एक रियलिटी में प्रॉब्लम है।
तो वो टाइप सी पर स्विच हो जाते। लेकिन फिर शायद एप्पल एक $1 ट्रिलियन वाली कंपनी नहीं बन पाती। ये जो सारे प्रोडक्ट्स हैं, इनके बीच जो डिफरेंशिएशन है, इनकी जो प्राइसिंग के बीच डिफरेंशिएशन है, ये सारा कुछ किया जा रहा है लोगों के परचेज को मैनिपुलेट करने के लिए। iPhone 14 नॉन प्रो वाला इज अ क्लासिक एग्जांपल फॉर दिस। पहले प्रो और नॉन प्रो के अंदर एक अच्छा सा डिफरेंस क्रिएट करो, फिर उसके प्राइस का जो डिफरेंस है उसको अपने मेन मार्केट के अंदर इतना ज्यादा ना बढ़ाना। लोगों के लिए कोई भी सेंस नहीं बनाएगा कि वो इस फोन को ओवर दिस फोन चूज करें, वो भी सिर्फ $200 के लिए। I would not buy a base model, but I would definitely buy the Pro or the Pro Max. और ये सब करने का उसका रीजन है टू इंक्रीज योर स्पेंडिंग लिमिट्स। पेट्रोल जब 50 से 100 का हुआ था तब हमें लगा था कि भाई अब दुनिया कैसे चलेगी, मतलब जहां हमें जाना हुआ करता था अब हमें वहां जाने के लिए 100 बार सोचना पड़ेगा। लेकिन आज के टाइम में क्या आपको फर्क पड़ता है? बहुत सारे लोगों को पड़ता है, लेकिन मेजॉरिटी ने इसे एक्सेप्ट कर लिया है। पेट्रोल पर हमारी स्पेंडिंग लिमिट बढ़ गई है। तो टिम भैया चाहते हैं कि आप उनके प्रो प्रोडक्ट्स को खरीदो ताकि नेक्स्ट टाइम आप उनके अल्ट्रा प्रोडक्ट के लिए भी तैयार रहो। और ये सारा गेम खेला इस तरीके से गया है कि आपके सारे के सारे परचेज आपको जस्टिफाइबल लगे और आपके ज्यादा खर्च करवाने का मेन मकसद उनके प्रो प्रोडक्ट्स को बेचना नहीं है, उनकी सर्विसेज को बेचना है। एप्पल आपको गाने सुनाने से लेकर सैटेलाइट के थ्रू आपकी जान बचाने तक के लिए आपसे पैसे चार्ज करने वाला है। और मजे की बात यह है कि हर महीने लोग हंसते हुए एप्पल को पैसे देंगे। दिस इज कॉल्ड द रेजर ब्लेड बिजनेस मॉडल। एक सामान जिसमें बहुत ही कम प्रॉफिट मार्जिन या इवन कई केसेस में लॉस खाकर आपको उसे बेचना पड़ता है, उसके बाद उसका कंपेटिबल हाई प्रॉफिट मार्जिन वाला प्रोडक्ट बेचो, एक दो बार नहीं बार बार, जिससे कंपनी को एक्चुअल प्रॉफिट होगा। सेम प्रिंसिपल गोज विद एप्पल टू सेल देयर सर्विसेज। एयर ड्रॉप, आई मैसेज और यूनिवर्सल कंट्रोल जैसे प्रैक्टिकल जो डेली लाइफ में यूज होने वाले फीचर्स हैं, इसकी वजह से आप एप्पल के इकोसिस्टम के साथ हुक हो जाते हो। पहले एप्पल इसी चीज से पैसा कमाता था, लेकिन अब एप्पल खुद बोल रहा है कि एक टिपिकल आईफोन की लाइफ जो पहले 2 साल हुआ करती थी अब वो बढ़कर 3 साल हो गई है। सेम गोज विद दीज। जब से ये एप्पल सिलिकॉन पे आए ना, इनकी तो बात ही मत करो। आपकी स्पेंडिंग लिमिट को तो बढ़ा दिया गया। अब नेक्स्ट टाइम जब आप आईफोन प्रो लेने जाओगे तो शायद आप प्रो मैक्स को कंसीडर करोगे, आप मैकबुक लेने जाओगे मैकबुक प्रोस को कंसीडर करोगे। ऐसे करने से जो $3 से $4 पर मंथ का सब्सक्रिप्शन पहले आपको महंगा लगा करता था, अब वो आपको उतना महंगा नहीं लगेगा। तो ये जो सब्सक्रिप्शन मॉडल रहेगा, ये है एप्पल का हाई रिकरिंग इनकम सोर्स। नो हार्डवेयर कॉस्ट, नो मैन्युफैक्चरिंग, नो शिपिंग और ना ही किसी इन्वेंट्री की टेंशन, सब कुछ बस प्रॉफिट। लेकिन जब बात हार्डवेयर की थी ना, तो एप्पल वाकई में हार्डवेयर में लीड कर रहा है, एंड्रॉइड उसके पास नहीं पहुंच पा रहा। लेकिन जब बात सॉफ्टवेयर की आती है, सर्विसेज की आती है, तो अभी मार्केट के अंदर पहले से बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स मौजूद हैं जो एप्पल जैसा या उससे अच्छा काम कर रहे हैं। तो इस चीज को टैकल करने के लिए एप्पल बहुत सारे नॉट सो एथिकल रास्ते अपना रहा है, लाइक डेमोलिशिंग द कंपटीशन। अब देखो, ये काम सिर्फ एप्पल नहीं, सारी कंपनीज कर रही हैं। जब भी मार्केट में उनका कोई कंपटीशन आता है तो या तो वो उस पूरे कंपटीशन को खरीद लेते हैं या फिर अपना जो बहुत मैसिव बजट है उसका इस्तेमाल करके मार्केटिंग करके उन्हीं के आइडियाज को कॉपी करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं और उसको ओरिजिनल प्रोडक्ट से बड़ा बना देते हैं। सेकंड, अपनी ऐप मार्जिन को ना घटाना। मान लो आपको स्पॉटिफाई खरीदना है, आपने ऐप स्टोर से उसे डाउनलोड करा, तो स्पॉटिफाई के अंदर जाकर जब आप उसका प्रीमियम परचेज करना चाहोगे तो वहां पर एप्पल स्पॉटिफाई से उस परचेज का 30% चार्ज करेगा। मतलब अगर स्पॉटिफाई अपनी सर्विस को 100 रुपए में बेचना चाहता है तो उसे 130 रुपए वहां पर लिस्ट करना पड़ेगा, ताकि जब एप्पल अपना 30% कमीशन खा ले तो वहां पर बचा हुआ स्पॉटिफाई को मिल सके जो उसकी एक्चुअल प्राइस थी। अब ऐसे में एप्पल अपनी म्यूजिक सर्विस लेकर आता है, वो उसे खुद 100 रुपए में ही लॉन्च करेगा, क्योंकि खुद को तो 30% का कट देना नहीं है। तो वहां पर स्पॉटिफाई लोगों के लिए महंगा हो गया इन कंपैरिजन टू एप्पल म्यूजिक, जिसकी वजह एप्पल है, ना कि स्पॉटिफाई। अगर आप स्पॉटिफाई के वेबसाइट पर जाकर प्रीमियम परचेस करोगे तो वहां पर वो आपको 100 रुपए का ही मिलेगा। और यही वो पूरा मामला है जिसकी वजह से फोर्टनाइट ऐप स्टोर से निकला था। थर्ड, बाय इंप्रूविंग योर प्राइवेसी। Privacy, transparency, privacy. We know privacy, and privacy control. अब आप कहोगे ये क्या बात हुई, प्राइवेसी को इंप्रूव करना कैसे गलत हुआ? एप्पल नहीं चाहता कि फेसबुक, इंस्टा जैसे प्रोडक्ट आपके डेटा को यूज करके आपको एज अ प्रोडक्ट की तरह यूज कर पाए, क्योंकि वो काम एप्पल खुद करना चाहता है। बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता कि एप्पल 2012 से लेकर 2016 के अंदर अपने एक मोबाइल एडवर्टीजमेंट प्लेटफॉर्म पर काम कर रहा था जिसका नाम था iAd। मुझे इस तरीके से मत देखो, मैंने ये नाम नहीं रखा था। इसका मतलब एप्पल को भी पता था
और पता है कि एडवर्टीजमेंट इज द नेक्स्ट बिग थिंग। तो आज के टाइम में आप जब भी नया आईफोन लेते हो, जब भी उसमें नया ऐप इंस्टॉल कर पहली बार अंदर जाते हो, तो आपको ये पॉपअप देखने को मिलेगा कि क्या आप इस ऐप को अपने डेटा को ट्रैक करने के लिए अलाउ करते हो या नहीं। लेकिन ये पॉपअप्स आपको सिर्फ थर्ड पार्टी ऐप में देखने को मिलेंगे, एप्पल के नेटिव ऐप के अंदर नहीं। तो यहाँ पर एप्पल प्राइवेसी के ढिंडोरे पीट रहा है, तो उसको कुछ काम भी करना पड़ेगा। आप इस चीज को डायरेक्टली भी बंद कर सकते हो कि हर बार नए ऐप के अंदर आपको ये पॉपअप देखने को नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको सेटिंग के अंदर प्राइवेसी के अंदर जाना है। ये रहा ऐप ट्रैकिंग का ऑप्शन, बाय डिफॉल्ट ये ऑन रहेगा। आप इसे ऑफ कर दोगे, सिंपली अब कोई भी ऐप आपको ट्रैक नहीं कर पाएगा। राइट? रॉन्ग। अब कोई भी थर्ड पार्टी ऐप आपको ट्रैक नहीं कर पाएगा। एप्पल के नेटिव एप्स अब भी आपको ट्रैक कर सकते हैं। उसके लिए आपको ऑल द वे नीचे जाना पड़ेगा। यहाँ पर आपको एप्पल एडवर्टीजमेंट का ऑप्शन दिख रहा है। इसे जब आप ऑफ करोगे तब जाकर एप्पल के खुद के एप्स और ओएस का जो इंटीग्रेशन है वो आपके डेटा को ट्रैक नहीं कर पाएगा। और ये भी क्लियर नहीं करा गया है कि इसे बंद करने के बाद एप्पल कितना डेटा एक्सेस नहीं कर पाएगा और कितना कर पाएगा। अब आपको क्या लगता है कितने लोगों को ये बातें पता होंगी? मेरे हिसाब से नॉट इवन द 1% ऑफ आईफोन यूजर्स। इवन iOS 14 से पहले आप अपने बेसिक एप्स लाइक जीमेल और गूगल क्रोम को आईफोन्स के अंदर डिफॉल्ट ब्राउजर और मेल ऐप नहीं बना सकते थे। और आज iOS 16 के अंदर भी गूगल मैप को आप एज अ डिफॉल्ट नेविगेशन ऐप नहीं बना सकते। रीजन, एप्पल आपको मैप के अंदर भी एड्स देने वाला है। लास्ट पॉइंट है एप्पल मेकिंग यू एडजस्ट। एक डिवाइस को उसके यूजर के हिसाब से एडजस्ट करना चाहिए, लेकिन एप्पल के केस में उल्टा है। एप्पल यूजर्स उन डिवाइसेस के हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट करते हैं। इन्होंने हेडफोन जैक हटाया, हमने एडजस्ट करना सीख लिया। इवन हमने ज्यादा पैसे खर्च करना सीख लिया। एक अच्छा वायरलेस ईयरफोन आपको 2000 तक का मिलेगा, उसको लेने में आप इतना ज्यादा नहीं सोचोगे। लेकिन सेम बात क्या आप वायर्ड ईयरफोन के लिए कर सकते हो? आज आप अपने इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में 99.99% प्रोडक्ट्स को टाइप सी से चार्ज कर सकते हो। आईफोन्स एयरपॉड्स को नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम एडजस्ट कर रहे हैं। और इसी एप्पल के लिए एडजस्ट करने का जो हमारा बिहेवियर बन चुका है उसका फायदा एप्पल उठाता है, अपने फीचर्स को सिर्फ और सिर्फ एप्पल प्रोडक्ट के अंदर रिस्ट्रिक्ट करके। आपको आई मैसेज चलाना है, आपको आईफोन ही लेना पड़ेगा। इंडिया में ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन यूएस कनाडा जैसी कंट्रीज में ये एक्चुअली में बहुत बड़ा मुद्दा है। एप्पल जिस तरीके से अपने सब्सक्रिप्शन मॉडल पर काम कर रहा है, वहां पर भी बहुत सारी ऐसी ही शेडी चीजें हैं, लेकिन उनके बारे में हम कभी और बात करेंगे। वैसे एक बात बताओ, ये वीडियो स्टार्ट हुई थी इन दोनों के कंपैरिजन के तौर पे, लेकिन फिर उतना ज्यादा मजा नहीं आया तो मैंने उसको डिच करके ये वीडियो बनाई। लेकिन क्या आपको ये वीडियो देखनी है? ऑब्वियसली यहाँ पर आपको सिर्फ स्पीड टेस्ट देखने को नहीं मिलेगा, एक्चुअल रियल लाइफ में कंपैरिजन और कुछ न कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जरूर मिलेगी। तो नीचे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना।